हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। आज हम आपसे एक ऐसे व्यक्ति को मिलाने वाले हैं, एक ऐसे हिंदूवादी राजनीतिज्ञ से मिलाने वाले हैं जो हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इनको हिंदूवादी नेता भी हल्द्वानी में कहा जाता है। जी हाँ, नाम है विपिन पांडे। एक ऐसा विवाद आजकल हल्द्वानी में हुआ है जो हल्द्वानी का नहीं, नैनीताल का नहीं, उत्तराखंड का भी नहीं, राष्ट्रीय स्तर का विवाद है कि कैसे उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक क्षेत्र में 68 जमीनों की रजिस्ट्री विशेष समुदाय के नाम पे हो जाती है, वो भी छोटे छोटे प्लॉट बना के। क्या है पूरा मामला, क्यों इतना विवाद हो रहा है और कैसे ये विवाद अब राज्य से राष्ट्रीय तक बन गया है, पूरी जानकारी लेंगे। और जो इस विवाद में प्रमुख रूप से आगे आए हैं और जिन्होंने इस विवाद को और भी कहूँ कि प्रमुखता दी है या इसके बारे में लोगों को जागरूक किया है, तो वह नाम है विपिन पांडे। पहले तो डिजिटल वाणी में बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ठीक हूँ। जय श्री राम आप सभी को। बिल्कुल, आज शुरुआत में ही हम चौसला की बात करेंगे। यहाँ से फतेहपुर, हल्द्वानी के फतेहपुर में चौसला में बताया जा रहा है कि अनेक जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े बेचे गए, वो भी विशेष समुदाय को। क्या है पूरा मामला? देखिए, विशेष समुदाय को टुकड़े बेचे गए ये एक अलग विषय है, लेकिन वहाँ वो लोग आए क्यों, सबसे बड़ा विषय यह है क्योंकि चौसला एक दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम क्षेत्र में इसलिए कहूँगा, हल्द्वानी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर, फतेहपुर क्षेत्र से भी 4-5 किलोमीटर दूर, चारों ओर जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र, फॉरेस्ट लैंड के बाद वो क्षेत्र आता है। और वहाँ कोई भी ऐसी व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती है जिसके लिए कोई आदमी उत्तर प्रदेश से वहाँ आकर बसे, कोई आदमी रामपुर उत्तर प्रदेश से आकर वहाँ पे बसे और वहाँ पे कोई काम कर सके। तो आखिर 200-200 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदने, 500-500 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदने, 1000 फीट ज़मीन खरीदने, जिसमें एक अच्छी दुकान भी नहीं बन सकती है, या तो राज्य की सरकारी योजना का लेने के वहाँ आते हैं, या फिर वो कोई लव जिहाद, लैंड जिहाद, या किस मकसद से वहाँ आते हैं। सबसे बड़ा विषय यह है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे जमीन के टुकड़े 200 फुट, आप समझिए क्या होता है। 200 बहुत कम हुआ, इसमें दुकान भी नहीं बन सकती, लेकिन वहां पर खरीदेगी। तो आपको इस मामले में कब जानकारी मिली और कैसे आपने इस मुद्दे को उठाया? देखिए, मुझे जानकारी तो पिछले 1.5 साल से है। 18 फरवरी को मेरे द्वारा तहसीलदार हल्द्वानी को मिलकर खतौनी दी गई और उनको बताया गया कि सर वहाँ पर यही तहसीलदार हल्द्वानी सचिन कुमार जी जो हैं, इनको मैंने खतौनी दी मिलकर, और इस पे डेमोग्राफी चेंज को लेकर, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं के जो परिवार हैं वो 16-17 परिवार हैं, वहाँ गुज्जरों के परिवार 19 हैं। उसके बाद जब मैंने उनको खतौनी दी तब लगभग 30 या 32 रजिस्ट्रियाँ उस समय हुई थी। वो बात है 18 फरवरी की। उसके बाद 23 और 24 फरवरी 2024 को मेरे द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात भी की गई, व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें खतौनी भी दी गई, और एक शिकायती पत्र और जो भी शिकायत थी उस विषय के बारे में, डेमोग्राफी चेंज और सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर उनसे शिकायत की गई। लेकिन वो दिन है और आज से 1 महीने पहले, लगभग 1 महीने से मैं इसमें विषय पर लगातार लगा हुआ हूँ। 15-20 दिन पहले हमने कुमाऊं कमिश्नर से भी इस बारे में मुलाकात की थी। माननीय मुख्यमंत्री को भी मैं इसमें पत्र लिख चुका हूँ, और कुमाऊं कमिश्नर से मिलने के बाद उन्होंने एसडीएम हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी को भी इसकी प्रतिलिपि दी थी कि इसमें जाँच कर बताएं, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि 10-15 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई होगी। तो मैंने वो भी वेट करा। उसके बाद लगभग 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, मतलब 27 या 28 मार्च के आसपास मैंने एक पोस्ट डाली कि हम 2 तारीख को इस मुद्दे को लेकर तहसील हल्द्वानी का घेराव करेंगे। लेकिन जब मैंने ये पोस्ट डाली तो मुझे तहसीलदार हल्द्वानी फ़ोन करते हैं और कहते हैं भाई तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, मैं नियम के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, तुम गलत कर रहे हो। अरे मैंने कहा भाई आपके तहसील के अंदर इतने गलत काम हो रहे हैं, एक आदमी, ये मान के चलिए दिन भर में हल्द्वानी जो आदमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं 40 आदमी आ रहे हैं, 10 आदमी वापस जा रहे हैं, 30 आदमी के बारे में कोई विचार ही नहीं कर रहा है कि उसमें से 10 आदमी पहाड़ जा रहे हैं, 10 आदमी कालाडूंगी कोटाबाग जा रहे हैं, 10 आदमी हल्द्वानी शहर में रुक रहे हैं। अरे भाई वो यहाँ रहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर उनके कैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जा रहे हैं कि वो यहाँ काम करने आए हैं, या वो यहाँ व्यवसाय करने आए हैं, या वहाँ स्थायी निवासी हो जा रहे हैं। अरे भाई इस बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इतने जल्दी जल्दी कैसे उनके डॉक्यूमेंट बन जा रहे हैं। इससे पहले भी फतेहपुर क्षेत्र में एक मुस्लिम पटवारी थी, उसके द्वारा 4 या 5 पट्टे मुस्लिम वर्ग को गुजरौड़ा में भी आवंटित किए गए। वो बात भी हमने रखी कि भाई आखिर कोई भी चीज़ है
ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है और ये देवभूमि है। यहाँ पर किसी भी तरीके गलत कृत्य, आप रेरा की बात, पूरे भारतवर्ष में रेरा लागू है, उत्तराखंड में भी रेरा लागू है। मैं उनसे शिकायत करता हूँ कि वहाँ पे अवैध कॉलोनी विकसित हो रही है। अवैध किसको कहेंगे आप? एक व्यक्ति हल्द्वानी रजिस्ट्रार ऑफिस में एक एफिडेविट देता है जब कोई क्रेता और विक्रेता, क्रेता खरीदता है और विक्रेता बेचता है, जब रजिस्ट्री उपनिबंधन कार्यालय हल्द्वानी में रजिस्ट्री के लिए जाते हैं तो उपनिबंधन द्वारा उनसे एफिडेविट लिया जाता है कि मैं, जो विक्रेता और क्रेता मिलकर देते हैं कि मैं ये कोई ज़मीन जो विक्रय कर रहा हूँ अपनी ज़रूरत के लिए कर रहा हूँ, मैं इसमें कॉलोनी विकसित नहीं कर रहा हूँ, न करूँगा। तो आखिर जब मैं उनसे शिकायत, ठीक है, जब तक आपकी नॉलेज में नहीं आया, मैं भी मानता हूँ कि आप कहाँ कहाँ ध्यान रखेंगे। या तो आपके पटवारी को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसका काम तो फील्ड का है, लेकिन पटवारी फील्ड में जा नहीं रहे हैं, तो भाई उसका ध्यान जब मैंने आपकी नॉलेज में डाला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है तो आपने उस पर ध्यान देना चाहिए था। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप हल्द्वानी पटवारी और तहसीलदारों को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर ये सब, तो ये हल्द्वानी तहसीलदार और जो पटवारी वहाँ के हैं उस पर बड़े सवाल आप उठा रहे हैं। और बड़ा सवाल उन पर भी है कि आखिर कैसे इतनी जल्दी आधार कार्ड बन जाते हैं, कैसे यहाँ के डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? गलती किसकी मान रहे हैं? गलती ना आपकी है ना मेरी है, गलती तो प्रशासन की है ना। मैं कह रहा हूँ कि आप इस बारे में कभी विचार कीजिएगा और अच्छे लोग इस बारे में जरूर विचार करें कि जब 40 आदमी उत्तर प्रदेश से आया, 10 आदमी वापस जा रहा, तो आखिर वो 30 आदमी जा कहाँ रहे हैं? अरे भाई, या तो वो पहाड़ को जा रहे हैं 10 आदमी कालाडूंगी कोटाबाग जा रहे हैं, 10 आदमी हल्द्वानी रह रहे हैं, और आखिर कैसे 6-6 महीने में उनके राशन कार्ड और स्थायी निवास और पहचान पत्र या बाकी डॉक्यूमेंट तैयार हो जा रहे हैं? आधार कार्ड उनका यहाँ का हो रहा है, मतलब जो रजिस्ट्रियाँ वहाँ 70 हुई हैं उसमें उनका आइडेंटिटी प्रूफ इंदिरा नगर का पड़ रहा है, आइडेंटिटी प्रूफ बरेली रोड का पड़ रहा है। 70 में से 35 रजिस्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनका हल्द्वानी का आईडी प्रूफ पड़ा है, लेकिन उनके पास कोई भी रिकॉर्ड उत्तराखंड के निवासी होने का है ही नहीं। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो उत्तराखंड का है ही नहीं। अब तो वैसे भी भू कानून लागू हो गया उत्तराखंड में, लेकिन छोटी ज़मीनें फिर भी आवासीय भवन खरीद सकते हैं। ऐसे में इस तरीके से ज़मीन खरीदी ही जाएंगी तो यहाँ का जो स्वरूप है, हल्द्वानी का जो स्वरूप है, वो बदलने का खतरा विशेषकर इन जैसे नेताओं को और यहाँ के स्थानीय लोगों को लग रहा है। तो इसमें जब आपने तहसीलदार से बाद में बात की, आप कह रहे हैं उन्होंने कहा कैसे क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ पहुँचे और तहसीलदार से आपकी बड़ी बहस भी हुई, उसके बारे में बताया क्या हुआ और क्या नतीजा निकल रहा है? देखिए, 5-7 दिन पहले मैंने उनको बताया था कि मैं 2 अप्रैल को 11 बजे तहसील हल्द्वानी में आऊँगा, और आप नियम कायदे कानून की बात करते हैं तो मैं भी नियम कायदे कानून में जो आपने काम किए हैं उसकी बात रखूँगा। तो तहसीलदार हल्द्वानी वहाँ उपलब्ध नहीं है और ना वो सामने मेरे आए। तो वहाँ एसडीएम साहब आए, मैंने उनसे जो भी प्रश्न पूछे, जो भी बात मैंने अपनी रखी, वो किसी भी बात का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। और मैंने उन्हें कहा था कि कल 11 बजे 4 तारीख को 11 बजे हम महापंचायत करेंगे अगर आज फैक्ट्री सीज नहीं हुई। तो आज अभी मेरे पास एक एसओ मुखानी का फ़ोन आया है कि चौसला में जो फैक्ट्री चल रही थी उसे सीज कर दिया गया है। आप ये बताइए वहाँ किस चीज़ की फैक्ट्री थी, वहाँ क्या किया जा रहा था, क्या बनाया जा रहा था उस फैक्ट्री में? देखिए, एआर फर्निशिंग का काम कुसुमखेड़े में गद्दे का है, फर्निशिंग के सामान वहाँ उपलब्ध रहते हैं, और उसकी जो फैक्ट्री थी वो पूरी रूप से अवैध थी। उसमें सरकारी भूमि पे वो फैक्ट्री थी, बिना नक्शे के वो फैक्ट्री थी, और अगर हम ये कहा जाए कि वो कहाँ से आए हुए हैं, कौन लोग हैं, कैसे उनकी फैक्ट्री वहाँ पे लगी, ये प्रशासन के ऊपर एक और प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि पटवारी का काम मौके का है। मौके पे पटवारी क्या देख रहे हैं, ये प्रशासन के ऊपर एक खुद प्रश्न चिन्ह लग गया है। समझ रहे हैं आप यह कह क्या रहे हैं? एक जगह एक फैक्ट्री बनती है, बड़ी फैक्ट्री बनती है, वहाँ पर बिल्डिंग भी खड़ी की जाती है और वहाँ पर किसी को पता ही नहीं चलता, और वो ज़मीन भी होती है वन पंचायत की या सरकारी ज़मीन, तो उसमें कैसे वह खड़ा हो गया? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। इस तरीके से यहाँ का प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, जिनकी जिम्मेदारी है कि कहाँ क्या हो रहा है, वो क्यों नहीं देखा जा रहा है? सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर आपको तुरंत फ़ोन आ जाएगा कि ये पोस्ट क्यों किया, लेकिन ज़मीन में क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो अब यहाँ पर फैक्ट्री बंद हो गई, अब आपका आगे का क्या निर्णय है, कैसे इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं? देखिए, मैंने प्रशासन से कहा था कि आप जो ज़मीन सरकारी है, जो विधर्मियों के पास हमारी ज़मीन है, मुस्लिम वर्ग के पास, गुज्जरों के पास जो सरकार की ज़मीन है, उसे आप अपने कब्जे में लीजिए, क्योंकि आदरणीय डीएम महोदया द्वारा समय समय पर एक नोटिस आते हैं,
वो तहसील में जाते हैं, प्रशासन के अधिकारियों के पास जाते हैं कि हमारी सरकारी भूमि किस किस क्षेत्र में है, कितनी है, उसका रिकॉर्ड लिया जाता है। तो जब वो रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, चाहे पटवारी करते हैं, चाहे तहसीलदार का काम है, जो भी लोग उस रिकॉर्ड को इकट्ठा करते हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो आखिर उस समय ये उन लोगों को नोटिस देने का काम क्यों नहीं किया गया जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है? मेरी शिकायत के बाद आखिर क्यों कार्रवाई की जाती है? अरे भाई, आपके पास तो पहले से सारा रिकॉर्ड है कि आपकी जमीन कहाँ कहाँ है। हमारे मेयर साहब एक दिन फ़ोन करते हैं तहसीलदार साहब को और वो कहते हैं कि भाई वहाँ विपिन पांडे कह रहे हैं कि 68 हुई है, ये तो 25 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। मैंने दूसरे दिन पटवारी को फ़ोन किया तो वो कहती हैं 25 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। मैंने कहा मैडम आप कौन सा खाता देख रही हैं? उन्होंने कहा खाता संख्या 1। मैंने कहा मैडम मैंने चौसला की बात करी है, मैंने खाता संख्या 1 की बात नहीं करी है। मैंने कहा चौसला में खाता संख्या 1 हो, खाता संख्या 38 हो, या खाता संख्या 19 हो, या खाता संख्या 18 हो, आप पूरा चौसला ग्राम देखिए। तो मैंने कहा मैं खेत नंबर खाता संख्या मैं बता रहा हूँ, इस खाते संख्या में देखेंगे तो कितनी रजिस्ट्री हुई है उसके बाद बताइएगा। बोली 70 हुई हैं। दूसरे दिन फ़ोन आता है। अरे भाई, तो ये काम तो प्रशासन का है जो काम मैं कर रहा हूँ। प्रशासन मेरी शिकायत के बाद कार्रवाई कर रहा है। आज तक अवैध फैक्ट्री चल रही थी, इसका जवाब तहसीलदार हल्द्वानी देंगे ना। अब कैसे चल रही थी भाई? ये तो एक चौसला है, न जाने कितने चौसले होंगे जी। ये तो आपको पता चला कि एक चौसला में वहां पर ये हो रहा है। हल्द्वानी के आसपास के दूर दराज के क्षेत्रों में न जाने कितने चौसला होंगे। चौसला को मनबुलपुरा बनाने की पूरी साजिश रची जा रही थी। अभी भी समय है। जो सोए हुए हिंदू हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी सोते रह गए तो हमेशा के लिए सो जाओगे, क्योंकि चौसला जैसी जगह आप ये समझिए जो अति दुर्गम क्षेत्र माना जाता है, मतलब हल्द्वानी से 20 किलोमीटर दूर, जहाँ कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती है। फॉरेस्ट से जाने के बाद, मतलब हाईवे से भी 6-7 किलोमीटर अंदर, सिर्फ इस लालच में वहाँ लोग आए थे कि हम लव जिहाद कर लेंगे। इस क्षेत्र में रहकर हम सरकारी भूमि पर कब्जा करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे। यहाँ हिंदू लोग बहुत कम हैं, 15-16 परिवार हैं, धीरे धीरे उनको भगाएंगे और ये चौसला में अपना कब्जा कर लेंगे और वनबुलपुरा बसाएंगे। मैंने कल SDM हल्द्वानी, क्योंकि तहसीलदार हल्द्वानी तो सामने आए नहीं, उनसे प्रश्न पूछने मेरे बाकी हैं। वो सोशल मीडिया या बाकी जगह या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूछे या उनके सामने पूछे, तो मैं जल्द बताऊँगा। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर चौसला में इतनी डेमोग्राफी चेंज होने के बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल, आप ये बताइए, थोड़ा सा आप समझिएगा इस चीज़ को। उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार है, तो सरकार और प्रशासन आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के आप अगर व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भी निर्णय लिए हैं, चाहे लैंड जिहाद के लिए लिए हैं, चाहे डेमोग्राफी चेंज के विषय में लिए हैं, आप उनके निर्णय को अगर देखेंगे तो ऐसा मुख्यमंत्री मिलना हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि उनके जो निर्णय है वो वाकई में ऐतिहासिक हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, मैं एक बात मैंने कल भी बोली थी और आज भी बोलूँगा, हमारे वहाँ कहावत है, मतलब आप एक एग्जाम्पल समझिएगा कि कुंभकर्ण जैसा व्यक्ति जिसको 6 महीने सोने का वरदान प्राप्त था, वो 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। जब लड़ाई हुई, राम जी की सेना वहां पहुंची, तो कुंभकर्ण को 6 महीने सोने वाले स्थिति में थे। लेकिन उसके समाज को जब कुंभकर्ण की जरूरत पड़ी तो कुंभकर्ण में नींद में होने के बाद भी उठना पड़ा। लेकिन हल्द्वानी तहसीलदार इस स्थिति में है कि वो सोने का नाटक कर रहे हैं। जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप कैसे उठाओगे? सोने का जो सोया है उसको तो आप उठा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप कैसे उठाओगे भाई? तो प्रशासन की तो ये स्थिति है। अब इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है वो बताएं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके साथ साथ हल्द्वानी एक क्षेत्र है, लेकिन जो आजकल देश की मीडिया में भी आप लोग देख रहे होंगे, पूरे उत्तराखंड में ये सब हो रहा है। ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सभी लोगों को सभी जगह ज़मीन खरीदने का बराबर अधिकार है, वो खरीद भी सकते हैं। देखिए, मैंने कभी कहा ही नहीं कि ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मदरसे में शिक्षा क्यों जरूरी है? स्कूल में पढ़े ना सभी लोग। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, स्कूल आइए, बच्चों को भेजिए। आखिर आप उस मदरसे में शिक्षा दे क्या रहे हैं? आप बराबरी की बात कर रहे हैं, मैं भी बराबरी की बात कर रहा हूँ। आखिर आप अलग बातें क्यों करते हैं? फिर हम कहते हैं स्कूल में आके पढ़िए ना, मदरसे में क्या शिक्षा दे रहे हैं? 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चों को आगे करके काला ढूंगी की बात आपको बता रहा हूँ, जागरण में पत्थर फेंकवाए जाते हैं उनका। आखिर 10-11 साल का बच्चा जिसे जागरण के बारे में पता नहीं है, वो पत्थर मारता है जागरण में। भाई, मदरसे में क्या शिक्षा देते हो? अवैध रूप से मदरसे का संचालन क्यों कर रहे हैं? आप जमीन खरीदिए। जमीन खरीदने का विरोध मैंने नहीं करा।
मैंने विरोध इस बात का करा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और एक अवैध कॉलोनी विकसित हो रही है। उसमें कौन लोगों ने प्लॉट खरीदा, ये बात का विषय है। जब अवैध कॉलोनी की शिकायत करी है कि अवैध कॉलोनी विकसित हो रही है, उसको किसने विकसित करा है? रेरा के होते हुए गलत एफिडेविट देके आखिर कैसे कॉलोनी विकसित हो गई? अगर वहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, जैसा आप कह रहे हैं कुछ नहीं होता, मान लिया जैसा चल रहा है वही चलता है और कहा जाता है कि कागज़ बिल्कुल ठीक है और सरकार से और जो नियम कानून है उनके दायरे में वो ज़मीन ली गई है, फिर आप क्या करेंगे? मैंने आपको एक बात बताई, करना जो भी है वो प्रशासन ने करना है। सरकारी जमीन पर लगभग 64 बीघा पर, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, 64 बीघा पर गुज्जरों और मुस्लिम वर्ग ने कब्जा किया हुआ है सरकारी ज़मीन पर। नदी नालों की ज़मीन पर, बंजर ज़मीन पर अगर उनने 5 बीघा में फैक्ट्री लगाई है तो 3 बीघा अगर उनकी खरीदी हुई है, 2 बीघा सरकारी ज़मीन पर उनने कब्जा करके फैक्ट्री बनाई हुई है। और जो आदमी ने 200-200 स्क्वायर फीट, 400-400 स्क्वायर फीट खरीदे हैं और 1000 फीट में आखिर कैसे मकान खड़े हो गए, प्रश्न चिन्ह प्रशासन के लिए है। जिम्मेदारी प्रशासन की है, जवाब प्रशासन देगा। मैं क्या करूँगा ये तो 10 दिन बाद पता चलेगा। अगर आज फैक्ट्री सीज हुई है तो हम कल का जो हमने महापंचायत रखी थी उसे टाल सकते हैं, लेकिन 10 दिन का समय वो सरकारी ज़मीन वापस लेने के लिए प्रशासन ने मांगा है, वो हमने दिया है। 10 दिन बाद अगर प्रशासन ज़मीन वापस नहीं ले पाता उनसे तो हम कुब्बत रखते हैं कि अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 10 दिन का टाइम दिया है, अगर 10 दिन के समय पूरा होने पर भी ज़मीन वापस नहीं ली जाती है, फिर ये अपने तरफ से जो हल्द्वानी के हिंदुवादी संगठन है वो अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे और ज़मीन वापस लेने का दम रखने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा हल्द्वानी में आजकल आया जिस पे बड़ी बहस हो रही है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे पता चला। ये बहुत बड़ा विषय है और ये उत्तराखंड के लिए कुछ लोगों को लगता है कि शुभ संकेत नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अवश्य बताइएगा। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसमें बाहरी अवैध तरीके से रह रहे हैं और एकदम लोगों की संख्या वहां पर बढ़ रही है, आप उसकी जानकारी भी प्रशासन को दीजिएगा, स्थानीय नेताओं को भी बताइएगा कि आखिर इस क्षेत्र में ये सब हो रहा है। इस समय के लिए इतना ही, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।